हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा पर। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे का प्रैक्टिस सेट, जो कि 29 अक्टूबर 2021 को आपके स्कूलों में हो चुका है। आपने ये पेपर अटैम्प्ट कर दिया है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये सेट बी है, 2 सेट्स में आपका ये पेपर आया हुआ है। क्वेश्चन पेपर सेम है, तो हम इसका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन पेपर से अब करने जा रहे हैं। ये है भाई हमारा प्रश्न संख्या 1। प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये एक रिजल्ट है, एक थ्योरम है जो हमें यहाँ कही गई है कि अगर कोई भी भाज्य संख्या है जिसके एक से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं तो उसे हम अद्वितीय रूप से यानी एक ही तरीके से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है भाई, जैसे मान लो 15 है तो 15 को मैं लिख सकती हूँ 3 गुणा 5, इन दो गुणनखंडों से के अलावा और कोई इसका गुणनखंड नहीं बनेगा। इसी तरीके से मैं इसे लिख सकती हूँ। तो ये प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इस प्रमेय के अनुसार लिखा गया है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इस प्रमेय को कौन सा ऑप्शन सत्य सिद्ध करता है। पहला ऑप्शन है 16 बराबर है 2 की पावर 4, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है भाई। और 8 बराबर है 2 गुणा 9। तो पहले तो यहीं देख लो, 2 गुणा 9, 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत। 6 बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 1, तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। तो सही उपरोक्त सभी तो फिर हो ही नहीं सकते। जब 2 ऑप्शन गलत हो गए तो सही ऑप्शन हो गया 16, क्योंकि 16 को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में यूनिकली लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अभी प्रश्न संख्या 2। एक शून्येतर माने 0 से बड़ी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। ये प्रश्न बेटा 9वीं में भी आए हैं। 0 से बड़ी, 0 से बड़ी कोई भी परिमेय संख्या ले लें तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, हम 9वीं कक्षा में भी करते आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जब एक धनात्मक पूर्णांक a को 5 से भाग देंगे, ठीक है भाई, ये मैंने a लिखा, कोई भी संख्या है उसे मैं 5 से भाग दूं तो हमने अपना भागफल प्रमेय कर लिया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा कर लिया है। और ये तो हमें छोटी क्लासेस से ही पता होता है कि जब भी हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो हमारा शेषफल हमेशा उससे छोटा होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो जब हम 5 से भाग कर रहे हैं तो हमारा शेषफल 5 से कम होना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि जब भी किसी धनात्मक पूर्णांक को a से भाग देंगे तो शेषफल r के मान क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कोई भी प्राकृत संख्या गलत। 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कोई भी संख्या कैसे आ जाएगी, केवल 0 या 1। गलत। कैसे भाई, 24 है, ये देखो जरा, मैं आपके सामने लाइव एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ। 24 को मैं 5 से भाग करूँ तो 5 चौके 20, शेषफल 4 आ गया ना, तो 0 या 1 तो होगा नहीं। 0, 1, 2, 3, 4 या 5, ये भी गलत है, क्योंकि हमारा 5 से भाग करने पर शेषफल 5 नहीं आएगा। तो सही ऑप्शन हमारा डी हो जाता है कि 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है भाई, 5 से छोटा। अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न संख्या 4। इनमें से वह संख्या बताइए जो वास्तविक, रियल भी है, पूर्णांक भी है और परिमेय तीनों के समूह में हो। देखो भाई, पूर्णांक को ही पकड़ लेते हैं। 2/3 पूर्णांक नहीं है, 1/4 भी पूर्णांक नहीं है और 2.75 भी पूर्णांक नहीं है। हमें क्वेश्चन को हल करने का ऐसा तरीका ढूंढना है जो आसान हो, एक एक नंबर में हमें जल्दी से हम उसको सॉल्व कर पाएँ। हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो वास्तविक भी हो, पूर्णांक भी हो और परिमेय भी हो। तो पूर्णांक, ये तीनों कोई भी पूर्णांक नहीं है, तो बच गया क्या, -27। वास्तविक तो है ही है, पूर्णांक है क्योंकि इसके साथ दशमलव में कुछ नहीं है। और -27 को मैं -27/1 परिमेय के रूप में भी लिख सकती हूँ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। शुरू के ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी हैं आपके भाई। इनमें से कौन सा व्यंजक 3 ब्रैकेट 4x + 5 के तुल्य है।
खोल लो भाई इसको, 3 को 4 से गुना कर दो, 3 चौके 12x और 3 को 5 से गुना कर दो जमा 15, 12x जमा 15, ढूंढ लो 12x जमा 15 कहाँ, ये रहा। ये कह रहा है एक से ज़्यादा सही उत्तर हो सकते हैं, ठीक है हमने मान लिया हो सकते हैं, लेकिन इसमें से भी 3 कॉमन नहीं आ रहा। इसको हल करोगे तो ये बनेगा 12x जमा 7, तो ये भी नहीं है। तो हमारा सही उत्तर केवल और केवल बी भाग है। ये हमें उलझाने के लिए भी यहाँ ऐसी बातें कह दी जाती हैं, तो हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि हमारा आंसर क्या आ सकता है। छठा, दो अभाज्य संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्तक क्या होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न। एक अभाज्य संख्या 3 ले ली और एक 5 ले ली, 3 का गुणनखंड हो गया 3 गुणा 1, 5 का गुणनखंड हो गया बेटा 5 गुणा 1, दोनों में कॉमन क्या है 1, तो HCF कितना आ जाएगा 1। और वैसे भी ये बहुत सिंपल सी बात है, को प्राइम नंबर्स इन्हें बोलते हैं हम। तो दो अभाज्य संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है, 1 मिनट में आपको दिख रहा है ना, दो अभाज्य संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कहीं भी ज़्यादा हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ये मूंजबानी क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। सातवां, बहुपद px बराबर है k की 2 घटा 14 x की 2 घटा 2x घटा 12 के शून्यकों का योग 1 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न के लिए मैं नोटबुक उठाती हूँ। ये है बेटा जी प्रश्न संख्या 7। आपको एक छोटा सा रिजल्ट याद दिला देती हूँ कि अगर ये हमारा बहुपद है ax की 2 जमा bx जमा c, ये अगर हमारा बहुपद है और अल्फ़ा बीटा इसके शून्यक हैं, तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि शून्यकों के योग किसके बराबर होता है -b/a। ये हमारे चैप्टर में आ चुका है कि जो शून्यकों में और गुणांकों में जो संबंध होता है उसमें, ठीक है ना। तो अल्फ़ा जमा बीटा होता है -b/a। a होता है x का x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट। अब हमारा बहुपद क्या है, पहले हम उस बहुपद को लिखते हैं। ये है k की 2 घटा 14 ब्रैकेट में x की 2 घटा 2x घटा 12, ठीक है। इसमें a का मान कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक k की 2 घटा 14, b का मान कितना है x का गुणांक -2, c का मान कितना है -12, ठीक है। और ये कहता है कि शून्यकों का योग 1 है। शून्यकों का योग का मान होता है -b/a, वो 1 है। तो -b का मान है -2/a, a का मान है बेटा जी k की 2 घटा 14 किसके बराबर है 1 के। माइनस माइनस हो गया भाई प्लस, तो ये हो गया 2, इसको आर पार गुणा कर दो, उधर ले जाओ तो 1 से गुणा करोगे तो k की 2 घटा 14। हमें k का मान ज्ञात करना है, तो 14 को लेफ्ट में ले आओ, घटा का था जमा का हो जाएगा, 2 जमा 14 बराबर है k की 2, 16 बराबर है k की 2। दोनों तरफ जब आप वर्गमूल करोगे तो k के 2 मान आएंगे +-4, तो हमारा जो सही उत्तर आ जाएगा वो हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट है हमारी प्रश्न संख्या 8, px बराबर है ax की 2 जमा bx जमा c के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। यही अभी मैंने आपको नोटबुक में यहाँ द्विघात बहुपद लिखा। चैप्टर 4 में हमने देखा कि हम इसके गुणनखंडों के द्वारा या पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा या विविक्तर के द्वारा इनके हल निकालते हैं। तो पहला कथन है कि 2 वास्तविक शून्यक हो सकते हैं। बिल्कुल, किसी भी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हो सकते हैं, तो ये कथन सही है। हमें वो बताना है जो सही नहीं है। 2 बराबर और वास्तविक शून्यक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक भी वास्तविक शून्यक ना हो, 3 केस आते हैं, ध्यान करना। विविक्तर क्या निकालते थे आप, b की 2 - 4ac, अगर ये 0 से बड़ा है तो 2 वास्तविक शून्यक अलग अलग होंगे। अगर ये हमारा d 0 के बराबर है तो दोनों बराबर शून्यक होंगे, और d अगर 0 से छोटा है तो एक भी वास्तविक शून्यक नहीं होगा। तो ये तीनों बातें सही हैं। तो कौन सी बात सही नहीं है कि सदैव एक शून्यक 0 होगा, ये बात गलत है और हमें गलत ही बात ढूंढनी थी। तो हमारे प्रश्न का उत्तर यही होगा। आगे बढ़ें। ये देखिए कितना सरल प्रश्न है। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या और छोटी से छोटी भाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। संख्या ढूंढ लो भाई। छोटी छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। छोटी छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4। और 2 और 4 का महत्तम समापवर्तक, 2 का और 4 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 2। तो सी हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
प्रश्न संख्या 10, ये प्रश्न भाई 8वीं के एग्जाम में भी आया था, 22 अक्टूबर को होने वाले एग्जाम में। x घटा 2a, x घटा a, x जमा a, x जमा 2a का माध्य क्या है? तो ये माध्य के लिए क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, x घटा 2a, या फिर ये मैंने किसी अभ्यास प्रश्न में करवाया है, जमा x जमा a, और 5वीं संख्या है x जमा 2a। 5 संख्याएं हैं, इसको किससे भाग कर दिया मैंने? 5 से। देखो 2a जमा का 2a घटा का कट गया, a से 1 2 3 4 5 बार x बचता है, तो ये हो गया 5x बटा 5, कट के कितना आ गया? x। तो हमारा सही उत्तर हो गया पार्ट ए। बहुत आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक भाई ध्यान कर लो, पूर्णांक नेगेटिव भी होते हैं। इसको करने का क्या तरीका है कि पहले आप पूर्णांक लिखो, फिर आप पूर्ण संख्या लिखो। देखो मैं ये प्रश्न जैसे 9th क्लास में भी आ जाते हैं, तो मैं किस तरह कराती हूँ कि अब हम पहले ही भाग को ले लें। तो सबसे पहले तो ना आप पूर्णांक लिखो, कुछ पूर्णांक लिखो। मैंने लिखे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और फिर मैंने लिखी पूर्ण संख्याएं जो कि शुरू होती हैं 0 से, 0 1 2 3 4। अब प्रश्न ये है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक, अब ये देखो ना -3 पूर्णांक है, क्या वो पूर्ण है? नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ये कथन हमारा गलत हो जाता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये कथन हमारा गलत हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है? बिल्कुल नहीं होती। 3/4 ले लो, 3/4 परिमेय है लेकिन पूर्णांक नहीं है, गलत हो गया। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है, हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो यही है, वास्तविक संख्याएं। और जितनी भी संख्याएं आप पढ़ते हो, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सब वास्तविक होती हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, ये भी गलत है, क्योंकि हर वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती है। ये है बेटा प्रश्न संख्या 12। क्वेश्चन पेपर पर थोड़ा प्रिंट लाइट आ रहा है, तो मैंने स्टेटमेंट यहाँ लिख दी है। ये चारों मान हम अपनी तालिका से आसानी से देखकर लिख सकते हैं। वैसे आपको तालिका बनानी आनी चाहिए और याद होना चाहिए। तो कोस 30 का मान आपका होता है वर्गमूल 3/2, गुणा है बीच में। कॉस 60 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2। हल कर लो। वर्गमूल 3 को 1 से गुणा करो, वर्गमूल 3, 2 दूनी 4, घटा 1 को वर्गमूल 3 से करो, वर्गमूल 3/4, दोनों समान हैं। हमारा आंसर 0 आ जाएगा। आपको इसमें दिखाई नहीं देगा, तो मैं चारों ऑप्शंस यहाँ लिख रही हूँ। A 2 है, B 1 है, C 0 है, और D 3 है। तो हमारा सही उत्तर C हो जाता है, जो कि 0 है। ये हमारी प्रश्न संख्या 13 है बेटा। द्विघात बहुपद ax की 2 जमा bx जमा c a पॉजिटिव है के शून्यक कौन से आलेख में सही प्रदर्शित किए गए हैं? तो देखो वैसे तो जब द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे, तो 2 चित्रों से तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि इसमें एक ही शून्यक है, तो ये तो हमारा हल है नहीं। और इसमें एक भी शून्यक नहीं है डी भाग में, तो ये भी हमारा हल नहीं है। अब बच जाते हैं 2 ऑप्शंस बी और सी, कि इसमें भी 2 शून्यक दर्शा रहा है और इसमें भी 2। तो अब आपको यहाँ थोड़ा सा एक बात पर ध्यान देना है कि जब भी किसी द्विघात बहुपद में x की 2 का गुणांक धनात्मक हो, अगर x की 2 का गुणांक धनात्मक हो, तो आपका जो चित्र है, जिसे हम परवलय बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, ये ऐसे ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा। और अगर a ऋणात्मक हो, तो आपका जो परवलय है वो नीचे की तरफ खुला होगा। तो क्योंकि इस सवाल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ए पॉजिटिव है, तो परवलय ऊपर की तरफ खुलेगा और आपका सही आंसर बी पार्ट आ जाएगा। ये है बेटा प्रश्न संख्या 14। यदि ए, बी, सी और डी एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले मैं चतुर्भुज बनाकर शीर्ष लिखती हूँ और फिर मैं आपको तरीका बताती हूँ। अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न संख्या 14 भी मैंने आपको पढ़ के सुनाई। चतुर्भुज ABCD के चारों निर्देशांक दिए और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांटना पड़ेगा। ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित प्रश्न होगा। तो हमने ए को सी से मिला दिया, तो इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर आएगा। भाई 1 अंक का प्रश्न है, तो बहुत ज़्यादा समय हमें इस पर नहीं लगाना है।
तो हमने जल्दी से पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना और फिर त्रिभुज ACD का। मैं आपको बता दूं कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 होते हैं तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 जमा x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है भाई। अब ये x1 y1 ये अब हम त्रिभुज ABC ले लेते हैं भाई। पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC। ठीक है, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2 और ये निर्देशांक हो गया x3 और ये हो गया y3। और इसकी वैल्यू को हम इसमें रखें तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आएगा वो 1/2 x1 की जगह रखेंगे बेटा -5, ब्रैकेट y2 की जगह -5, फिर एक और माइनस लगाया हमने यहाँ पर, तो एक और माइनस हमने लगाया, y3 का मतलब है -6। ठीक है भाई, जमा x2 का मतलब हो गया बेटा -4, ब्रैकेट में y3 का मतलब हो गया -6 और y1 का मतलब हो गया -7। ये गणना बड़े ध्यान से करनी क्योंकि माइनस बहुत ज़्यादा है। प्लस x3 का मतलब हो गया -1, ब्रैकेट y1 का मतलब हो गया 7, घटा y2 का मतलब हो गया घटा जमा 5। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। 1/2 -5, ध्यान से देखना भी, माइनस माइनस प्लस का 6 में से 5 गया 1, जमा घटा का 4, 7 और 6 13, समान चिन्ह घटा 13, जमा घटा 1, 7 और 5 12। हल कर लीजिए 1/2, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं हम, आप ये बात का ध्यान रखिएगा, इसकी पॉजिटिव वैल्यू तो -5, 13 चौकू 52 और घटा 12, 52 में से 12 गए 40 और 40 में से 5 गए 35/2 वर्ग इकाई। ये आपके इस नीचे वाले त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे ऊपर वाले त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, तो ये x1 y1 है, ये x3 y3 है, तो इसको मैंने क्या ले लेना है, इसको मैंने ले लेना है, 1 मिनट में दिख रहा है आपको, हाँ जी, x2 y2। तो फटाफट इसमें वैल्यू रख देते हैं 1/2। ये फॉर्मूला है भाई, इस पर आपने अपना ध्यान रखना है। वैसे तो ये बोर्ड स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने इस पर सिलेबस में से काट रखा है, लेकिन NAS में कोई सिलेबस नहीं कटता है हमारा। तो 1/2 x1 का मतलब फिर से वही -5, ब्रैकेट y2 माइनस y3, ये हमारा y2 हो जाता है भाई, ध्यान देंगे 5 माइनस y3, माइनस का 6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, प्लस x2 का मतलब 4, ब्रैकेट में y3 का मतलब -6 माइनस y1 तो माइनस का 7, ब्रैकेट बंद, प्लस x3, भाई x3 का मतलब क्या है, माइनस का नहीं 1, माइनस का 1, x3 का मतलब है -1, ब्रैकेट में y1 का मतलब है बेटे 7 और माइनस y2 का मतलब है 5। इसको अब हमने सॉल्व करना है, तो ये हमारा हो जाता है 1/2, 6 और 5 11, 11 5 55, माइनस का 55, 7 और 6 13, माइनस का 13 चौके 52, माइनस का 52, 7 में से 5 गए 2 और माइनस का ये हमारा 2 आ जाता है। ये बन गया माइनस का 5 और 2 7 और 2 9, 109/2, लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो 109/2 वर्ग इकाई। अब आपने ध्यान देना है कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35/2, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 109/2, और अगर हम दोनों त्रिभुजों को जोड़ दें तो हमारे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है। तो चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 35/2 जमा 109/2, ये बन जाएगा 144/2, जो कि हमारा बनेगा 72 वर्ग इकाई। और अगर आपको ये विजिबल हो रहा हो तो हमारे प्रश्न में ये इसका B ऑप्शन है, 72 वर्ग इकाई।
ये देखिए, ये है बेटा प्रश्न संख्या 15। AP 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 है। वैसे तो इसमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपको टेबल याद है तो। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौकू 84। तो 21 के पहाड़े में 210 कहाँ आता है? 21 धाएँ 21 10 जा 210, तो ये हमारा डायरेक्ट आ जाता है कि ये 10वां पद है। फिर भी मैं आपको AP से भी बता देती हूँ, ये एक AP है, समान अंतर पर सब बढ़ रहा है, तो A प्रथम पद भी 21 हो जाता है, डी सार्वंतर भी 21 हो जाता है। और हमसे पूछा गया है कि 210 कौन से नंबर पर है, तो हमने मान लिया कि ये nवां पद है। ठीक है, AP की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है 210। भैया 21 जमा n माइनस 1 और d भी कितना है 21 बराबर है 210। पहले इस ब्रैकेट को खोल लो, 21 जमा 21 को n से गुणा करो, 21n घटा 21, 21 से 21 कट गया, 21n बराबर है 210। 21 को राइट साइड में ले जाओ तो n आ जाएगा 210 बटा 21, ये 10 आ जाएगा, तो 10वां पद है। और आप इसको अगर ध्यान से देखो तो ये आपका जो राइट ऑप्शन बनता है बेटा जी, ये हमारा बी हमारा राइट ऑप्शन बनता है, 10वां पद। ये है बेटा प्रश्न संख्या 16। कौन सा समीकरण x अक्ष के समानांतर एक रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। ये कहता है कि इनमें से किसका ग्राफ x अक्ष के समानांतर जाएगा। अगर आपने 9th क्लास में ध्यान से पढ़ा हो दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो वहीं हमारा आ जाता है कि y बराबर है जो भी रेखा खींचेगी वो x के समानांतर खींचती है हमेशा। जब भी आप इसका ग्राफ y बराबर है 4, 1 2 3 4, ये 4 है, तो यहाँ से जब भी आप कोई लाइन खींचोगे, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो एक्स वाई मैं टेबल ले लूँ। ठीक है भाई, एक्स को मैंने 0 लिया तो भी y 4 आ रहा है, एक्स को मैंने 1 लिया तो भी 4, 2 लिया तो भी 4, 3 लिया तो भी 4, 1 2 3 4। तो ये हमारा ये जो आएगी रेखा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y बराबर है 4 को, और ये रेखा x अक्ष के समानांतर है। तो y बराबर है का, वैसे भी इसको एक आप शॉर्ट ट्रिक में याद रखो कि y बराबर है, केवल y में जो समीकरण होता है उसका ग्राफ x के समानांतर आता है, केवल x में जो समीकरण होते हैं उनका ग्राफ y के समानांतर आता है, उल्टा होता है। तो y बराबर है 4, सी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। और ये है हमारी प्रश्न संख्या 17। एक ठेकेदार पहले मीटर के लिए 1000 रुपये की लागत से 50 मीटर गहरा कुआं खोदने के लिए सहमत है। ध्यान दें, दूसरे मीटर के लिए 1040 रुपये, तीसरे मीटर के लिए 1080 रुपये, और इसी तरह बाद के लिए कुआं खोदने की कुल लागत कितनी है। और ये हमारे ऑप्शन है 90,000, 99,000, 9,000 और 1 लाख। ध्यान से देखें कि क्या प्रश्न है ये हमारा, कि एक ठेकेदार है जो कि 50 मीटर गहरा कुआं उसने खोदना है। कितना गहरा कुआं खोदना है उसने? खोदना है भाई 50 मीटर गहरा कुआं। जितना गहरा होता जा रहा है उतना उसका रेट बढ़ता जा रहा है। उसने कह दिया भाई 1 मीटर के खोदने के लूँगा 1000 रुपये। ठीक है भाई, ध्यान देना बात पे। उससे अगले 1 मीटर में भाई ज़्यादा काम होगा, काफ़ी अंदर से मिट्टी उठानी पड़ेगी, तो 1040 रुपये। उससे अगले मीटर के लिए, ये पहला मीटर था, ये दूसरा था, तीसरे के लिए मैं लूँगा 1080, यानी हर 1 मीटर पे वो 40 रुपये बढ़ाता जा रहा है। और ऐसे करके जो भी मालिक है उसने 50 मीटर गहरा कुआं खुदवाना है, तो उसका कितना खर्चा आएगा। ये प्रश्न आप AP की सहायता से करोगे, क्योंकि हर बार हमारा खर्चा 40 रुपये बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है भाई, तो आप साफ तौर पर देख सकते हो कि यह श्रृंखला क्या है, AP है, A यानी प्रथम पद 1000 है, D यानी कि सार्व अंतर A2 माइनस A1 1040 घटा 1000 यानी 40 रुपये है, और कुल खर्चा निकालना है, यानी 1000 जमा 1040 जमा 1080, और कब तक, 50 मीटर तक। ठीक है, यानी कि हमें S50 निकालना है। तो SN का फॉर्मूला हमने AP में किया हुआ है, n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S50 हो जाएगा बेटा 50/2, 2A, A का मतलब 1000,
और n का मतलब 50 घटा 1 और d का मतलब 40। बस हमें अब ये कैलकुलेशन कर देनी है। 50 को 2 से काटोगे ये आपका आता है 25, 2 को 1000 से गुणा करोगे 2000, 50 में से 1 माइनस करोगे 49 गुणा 40, तो ये हो गया 25 ब्रैकेट 2000 जमा 0, 4 नेम 36, 3 4 चौक 16 और 3 19, और ये आ जाता है 25 गुणा इन दोनों का जोड़ आएगा 9 2 और 1 3, और 3960 को जब आप 25 से गुणा करोगे तो आपका खर्चा 99,000 रुपये आएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में 35 क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं 2 पार्ट्स में कराऊंगी। तो पहले पार्ट में मैंने ये 17 क्वेश्चन आपके करवा दिए हैं। इनमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगला पार्ट भी इसका ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।